उस दिन सोशल नेटवर्किंग साइट पर जन्मदिन का केक काटती हुई रमा और पिंकी का अपनी माँ के साथ फोटो देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला। नीचे फटाफट कमेंट डाल दिया मैंने, आंटी को स्वस्थ देखकर बहुत अच्छा लगा। साल भर पहले पिंकी अपने पति के लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरण के समय जिस प्रकार अपनी माँ को एम्बुलेंस में लेकर गई थी, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वे माह या 2 माह से ज़्यादा नहीं बचेंगी। दिल्ली में उसकी बड़ी बहन रमा पहले से अपने ससुराल वालों के साथ पुश्तैनी घर में रहकर अपनी गृहस्थी संभाल रही थी। जब पिंकी के पति का भी दिल्ली का ट्रांसफ़र ऑर्डर आया तो 6 माह से बिस्तर पर पड़ी माँ को लेकर वह भी चल पड़ी। यहाँ लखनऊ में अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ बीमार माँ की जिम्मेदारी वो अकेले कैसे उठाती। बड़ी बहन का भी बार बार छुट्टी लेकर लखनऊ आना मुश्किल हो रहा था। रमा और पिंकी दोनों जब हमारे घर के बगल में खाली पड़े प्लॉट में मकान बनवाने आई तभी उनसे परिचय हुआ था। उनके पिता का निधन हुए तब 2 वर्ष हो गए थे। उनकी माँ हमारे ही घर बरामदे में बैठकर मजदूरों को देखा करती और शाम को पास ही में अपने किराए के मकान में लौट जाती। वे अक्सर अपने पति को याद कर रो पड़ती। उन्हीं से पता चला था कि बड़ी बेटी रमा 12वीं में और छोटी बेटी पिंकी 6वीं कक्षा में थी जब उनके पति को दिल का दौरा पड़ा, जिसे वे एंजाइटी समझकर रात भर घरेलू उपचार करती रही और सुबह तक सही उपचार के अभाव में उनकी मौत हो गई। वे हमेशा अपने को कोसती रहती, कहती रमा को अपने पिता की जगह सरकारी क्लर्क की नौकरी मिल गई है। उसका समय तो अच्छा ही रहा, पहले पिता की लाडली रही, अब पिता की नौकरी पा गई। छोटी पिंकी ने क्या सुख देखा, उसके सिर से पिता का साया ही उठ गया है। दरअसल अंकल बहुत खर्चीले स्वभाव के थे, महंगे कपड़े, बढ़िया खाना और घूमने फिरने के शौकीन। इसीलिए फंड के रुपयों के अलावा बचत के नाम पर बीमा की रकम तक ना थी। रमा हमेशा कहती, मैं ही इसका पिता हूँ, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, इसको भी अपने पैरों पर खड़ा करूँगी। आंटी तुनक पड़ती, कहने की बातें हैं बस, कल जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी तनख्वाह पर तुम्हारे पति का हक हो जाएगा। किसी तरह से 2 कमरे, रसोई का सेट बनाकर वे रहने आ गए। अपनी माँ की पेंशन रमा ने बैंक में जमा करनी शुरू कर दी और उसकी तनख्वाह से ही घर चलता। उस पर भी आंटी उसे धौंस देना ना भूलती। अपने पापा की जगह तुझे नौकरी मिल गई है, कल को अपनी ससुराल चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा। तेरे पापा तो खाने में इतनी तरह के व्यंजन बनवाते थे, ये खाना मुझसे ना खाया जाएगा। और भी ना जाने क्या क्या बड़बड़ाते हुए दिन गुजार देती। पिंकी सारे घर बाहर के काम देखती, साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती। बड़ी बहन सुबह का नाश्ता बनाकर रख जाती, फिर शाम को ही घर लौट कर आती। वह रास्ते से कुछ न कुछ घरेलू सामान लेकर ही आती। दोनों बहनें अपने स्तर पर कड़ी मेहनत करती, पर आंटी की झुलझुलाहट बढ़ती ही जा रही थी। कभी पति तो कभी अपना मनपसंद खाना, तरह तरह के अचार, पापड़, बढ़िया आदि सब घर में ही तैयार करवाती। छुट्टी के दिन दोनों बहनें अचार, पापड़, बढ़िया धूप में डालती दिख जाती। मेरे पूछने पर बोल पड़ती, पापा खाने के शौकीन थी, तभी से माँ को भी यही सब खाने की आदत हो गई है। ना बनाओ तो बोल पड़ती हैं, जितना राजपाट था मेरा तेरे पिता के साथ ही चला गया, अब तो तुम्हारे राज में सूखी रोटियां ही खानी पड़ रही हैं। उन दोनों बहनों को दिन रात मेहनत करते देख बहुत दुख भी होता। समय गुजरता गया, जल्द ही छोटी बहन की एमए की शिक्षा भी पूरी हो गई। रमा 30 साल की हो गई। अब आंटी पर चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा कि रमा की शादी कब करोगी, तो उन्होंने उल्टा लोगों से ही कह दिया, मैं अकेली औरत कहाँ जाऊंगी, तुम लोग ही कहीं देखभाल कर रिश्ता बता देना। दरअसल उन्हें बेटियों की शादी की कोई जल्दी नहीं थी, जबकि दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई थी। ज़्यादातर रिश्ते इसी बात पर टूट जाते
कि पिता नहीं, भाई भी नहीं, कौन माँ की जिम्मेदारी उठाएगा जीवन भर। आखिर रमा की शादी तय हो ही गई। पता चला कि लड़का बेरोजगार है और यूं ही छोटे मोटे बिजली के काम करके अपना खर्च चलाता है। अखिल का परिवार दिल्ली के पुराने रईस लोगों में से एक था। 4 बड़े भाई थे, सभी अच्छे पद पर नियुक्त थे। सबसे छोटे भाई के लिए कमाऊ पत्नी लाकर उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अखिल अब घर जमाई बनकर रहने लखनऊ आ गया। आंटी का बहुत ख्याल रखता, मगर आंटी उसे ताना मारने से ना चूकती। पिंकी ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना और घर में ट्यूशन लेकर घर खर्च में योगदान देना शुरू कर दिया था। नवविवाहितों को 2 कमरों के घर में कोई एकांत नहीं मिल पाता था। ऊपर से माँ की बेतुकी बातें भी सुननी पड़ती। रमा ने कभी भी इस बात को लेकर कोई शिकायत नहीं की, बल्कि वो जल्द से जल्द पिंकी के रिश्ते के लिए प्रयासरत हो उठी। अपनी ससुराल की रिश्तेदारी में ही रमा ने पिंकी का विवाह तय कर दिया। नितिन सरकारी दफ्तर में क्लर्क था और उसके घर में बीमार पिता के अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उससे बड़ी 2 बहनें थीं और दोनों ही दूसरे शहरों में विवाहित थी। पिंकी की विदाई लखनऊ में ही दूसरे छोर में हो गई। सभी ने रमा को बहुत बधाइयाँ दी कि उसने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। अब आंटी का दिलो दिमाग पिंकी के विवाह की चिंता से मुक्त हो गया था। कोई उद्देश्य जिंदगी में बाकी नहीं रहने से उनके खाली दिमाग में झुलझुलाहट बढ़ने लगी थी। वे अक्सर अपने दामाद अखिल से उलझ पड़ती। बेचारी रमा ऑफिस से थकी मांदी आती और घर पहुंचकर सास दामाद का झगड़ा निपटाती। धीरे धीरे आंटी को सफाई का मीनिया चढ़ता ही जा रहा था। अब वे घंटों बाथरूम को रगड़कर चमकाती। दिन में 2 से 3 बार स्नान करने लगी। अपने कपड़ों को किसी को छू लेने भर से दोबारा धोती। अपनी कुर्सी, अपने तख्त पर किसी को हाथ भी धरने ना देती। वे अपने खोल में सिमटती जा रही थी। पहले अपने भोजन के बर्तन अलग किए, फिर स्नान घर के बाल्टी मग भी नए लाकर अपने तख्त के नीचे रख लिए। रमा के पूछने पर बोली, मेरा सामान कोई छुए तो मुझे बहुत घिन आती है, बार बार मांजना पड़ता है। अब मैंने अपने इस्तेमाल का सारा सामान अलग कर लिया है, अब तुम लोग इसे हाथ भी मत लगाना। रमा को अपने पति अखिल के समक्ष शर्मिंदगी उठानी पड़ती। हर समय घर में शोर मचा रहता। बिना नहाए ये न करो, वो न करो, मेरी चीज़ों को न छुओ, मेरे वस्त्रों से दूर रहो, आदि आदि। दामाद जब तानाशाही से ऊब जाता तो 2-4 दिनों के लिए अपने घर परिवार, जो कि दिल्ली में था, उससे मिलने चल देता। रमा अपनी माँ को समझाए या पति को समझ न पाती। किसी तरह अपनी गृहस्थी बचाने की कोशिश में जुटी रहती। इन 4 सालों में वो 2 बच्चों की माँ बन गई। खर्चे बढ़ने लगे थे और माँ अपनी पेंशन का 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहती। वे उल्टा दोनों को सुनाती रहती, ये तनख्वाह जो रमा को मिलती है अपने बाप की जगह पर मिलती है। उनका सीधा मतलब होता कि उन्हें पैसे की धौंस न देना। आंटी आए दिन अपने मायके वालों को दावत देने को तैयार रहती। वे खुद भी बहुत चटोरी थी, इसीलिए लोगों को घर बुलाकर दावत कराती। जब भी उन्हें पता चलता कि प्रयागराज से उनके भाई या बनारस से बहन लखनऊ किसी शादी में शामिल हो रहे हैं तो तुरंत अपने घर पर खाने रुकने का निमंत्रण देने को तैयार हो जाती। घर में जगह कम होने की वजह से जो भी आता भोजन के पश्चात रुकने के लिए दूसरी जगह चला जाता, मगर उसके लिए उत्तम भोजन का प्रबंध करने में रमा के बजट पर बुरा असर पड़ता। वो माँ को लाख समझाती, देखो मम्मी, मामा मौसी लोग तो संपन्न हैं, वे अपने घर में क्या खाते हैं क्या नहीं हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, मगर वे हमारे घर आए हैं तो जो हम खाते हैं वही तो खिलाएंगे। वैसे भी हमारी परेशानियों में किसने आर्थिक रूप से कुछ मदद की है जो उनके स्वागत में हम पलक पावड़े बिछा दें। लेकिन आंटी के कानों में जूं ना रेंगती। उन्हें अपनी झूठी शान और अपनी जीभ के स्वाद से
समझौता करना पसंद नहीं था। आंटी को आंखों से कम दिखने लगा था। एक दिन रिक्शे से उतरकर भीतर आ रही थी तो पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी। अब तो अंधेरा होते ही उनका हाथ पकड़कर अंदर बाहर करना पड़ता। अब उन्होंने एक नया नाटक सीख लिया। दिन रात टॉर्च जलाकर घूमती। रमा अपने कमरे में ही अपने छोटे बच्चों को भी सुलाती, क्योंकि उसकी माँ तो अपने कमरे में बच्चों को घुसने भी न देती। अपने तख्त पर सुलाना तो दूर की बात थी। आंटी को फिर भी चैन न पड़ता। रात में उनके कमरे का दरवाज़ा खटकाकर कभी दवा पूछती तो कभी पानी मांगती। आंटी के कमरे की बगल में ही रसोई घर है, मगर रसोई घर से पानी लेना छोड़ वे रमा और अखिल को डिस्टर्ब करती। ऐसा वे उस दिन जरूर करती जब उन्हें उनके कमरे से हंसी मजाक की आवाज़ सुनाई देती। रमा अपनी माँ को क्या कहती, लेकिन अखिल का मूड ऑफ हो जाता। आंटी उनकी शादीशुदा जिंदगी में सेंध लगाने लगी थी। इस बीच आंटी की दोनों आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी हुए। उस समय भी दोनों पति पत्नी ने पूरा ख्याल रखा, फिर भी आंटी का असंतोष बढ़ता ही गया। उधर पिंकी के बीमार ससुर जब चल बसे तब जाकर उसके मायके के फेरे बढ़ने लगे। ऐसे में आंटी पिंकी से रमा की खूब बुराई करती और अपना रोना रोती। वे दोनों अपने कमरे में मगन रहते हैं, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मेरी दोनों आंखें फूट गई हैं। पिंकी समझा बुझाकर चली जाती। इधर अखिल का मन ऊबने लगा था। एक तो उसकी आमदनी व काम में कोई इजाफा नहीं हो रहा था, ऊपर से सास के नखरे। रमा और उसके बीच झगड़े बढ़ने लगे थे। रमा ना तो माँ को छोड़ सकती थी ना ही पति को। दोनों की बातें सुन वो चुप रहती। रमा का प्रमोशन और ट्रांसफ़र जब दिल्ली हो गया तो उसने चैन की सांस ली और अपनी माँ से भी दिल्ली चलने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वे अपनी सत्संग मंडली छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी। रमा के खर्चे दिनों दिन बढ़ ही रहे थे। अखिल की कोई निश्चित आमदनी नहीं थी। रमा ने पिंकी को बुलाया कि वह माँ को समझा बुझाकर साथ में दिल्ली चलने को तैयार करे, मगर वे अपना घर छोड़ने को तैयार ही न हुई। अंत में ये फैसला हुआ कि रमा अपने परिवार के साथ दिल्ली चली जाए और पिंकी अपने पति के साथ मायके रहने आ जाएगी। अपनी ससुराल के एक हिस्से को पिंकी ने किराए पर चढ़ा दिया और अपनी माँ के संग रहने को चली आई। आखिर वे दोनों अपनी माँ को अकेले कैसे छोड़ देती, वो भी 70 साल की उम्र में। पिंकी मायके में रहने आ गई, किंतु अभी तक तो वह माँ से रमा की ढेरों बुराइयों को सुन दीदी और जीजा जी को गलत समझती थी। अब जब ऊँट पहाड़ के नीचे आया तो उसे पता चला कि उसकी माँ दूसरों को कितना परेशान करती है। उसकी 2 छोटी बेटियां भी थीं और घर में केवल 2 ही कमरे, इसीलिए वो अपनी बेटियों को माँ के साथ सुलाने लगी। माँ को ये मंजूर नहीं था। कहने लगी, रमा के बच्चे उसके साथ ही उसके कमरे में सोते थे, मैं किसी को अपने साथ नहीं सुला सकती। पिंकी ने 2 फोल्डिंग चारपाई बिछाकर अपनी बेटियों के सोने का इंतजाम कर दिया और बोली, नितिन को बच्चों को अपने साथ सुलाना पसंद नहीं है और अगर कोई तुम्हारा सामान छुएगा तो मैं घर में ही हूँ, जितनी बार कहोगी मैं उतनी बार धोकर साफ कर दूंगी। उसकी माँ इस पर क्या जवाब देती। आंटी रमा को तो अनुकंपा नौकरी के कारण खरी खोटी सुना देती थी, मगर पिंकी से जब पैसों को लेकर बहस होती तो उसके सामने पासबुक और चेकबुक लेकर खड़ी हो जाती और पूछती, कितना खर्चा हो गया तेरा, बोल, अभी चेक काट कर देती हूँ। पिंकी उनका नाटक देख वहाँ से हट जाती। रमा तो अपनी जॉब की वजह से शाम को ही घर आती थी और घर में बच्चे अखिल के संग रहते थे। शाम को थकी हारी लौटने के बाद किसी किस्म की बहस या तनाव से बचना चाहती, सो वह अपनी माँ की हर बात को सुनकर उन्हें शांत रखने की कोशिश करती। मगर पिंकी घरेलू महिला होने के कारण दिन भर माँ की गतिविधियों पर नज़र रखती। वह आंटी की गलत बातों का तुरंत विरोध करती। आंटी ने
रमा को परेशान करने के लिए जो नाटक शुरू किए थे, अब वे उनकी आदत और सनक में बदल चुके थे। कुछ दिन तो आंटी शांत रही, मगर फिर पिंकी के सुखी गृहस्थ जीवन में आग लगाने में जुट गई। पिंकी रात में आंटी को दवा खिला व सिरहाने पानी रख और अपनी बेटियों को सुलाकर ही अपने कमरे में जाती। लेकिन आंटी को कहाँ चैन पड़ता। रात में टॉर्च जलाकर पूरे घर में घूमती, कभी अचानक ही दरवाज़ा खटका देती और अंदर घुसकर टॉर्च से इधर उधर रोशनी फेंकती। उनसे पूछो तो कहती, मुझे कहाँ दिखता है, मैं तो इसे रसोई घर समझ रही थी। नितिन को अपनी निजी जिंदगी में दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अपनी पत्नी के कहने से वो यहाँ रहने तो आ गया था, मगर उसका छोटे से घर में दम घुटता था। साथ ही उसे दिन भर सास के 100 नखरे सुनने को मिलते ही रात में भी वे उन्हें चैन से सोने न देती। पिंकी माँ को छोड़ नहीं सकती थी और रमा दीदी से भी क्या कहती। अब तक वही तो इतने वर्षों तक माँ को संभाली रही थी। दोनों बहनों में केवल फ़ोन से ही बातें होती। पिंकी माँ की खाने की फरमाइशें देखकर हैरान हो जाती। अगर कुछ कहो तो माँ वही पुराना राग अलापती, तुम्हारे पापा होते तो आज मेरी ये गत ना होती। ये सब सुनकर वो भी चुप हो जाती। मगर नितिन उबलने लगा था। उसने पीना शुरू कर दिया। अक्सर देर रात गए घर आता और बिस्तर पर गिरते ही सो जाता। पिंकी कुछ समझाना बुझाना चाहती भी तो वह अनसुना कर जाता। दोनों के बीच का तनाव बढ़ने लगा था। मगर आंटी को सिर्फ समय से अपनी सफाई, पूजा, सत्संग और भोजन से मतलब था। इनमें कोई कमी हो जाए तो चीख चीख कर वे पूरा घर सिर पर उठा लेती। अब हर वक्त रमा को याद करती कि वे ऐसा करती थी। अखिल मेरी कितनी सेवा करता था, आदि आदि। ये सब सुनकर नितिन का खून खौल जाता। असल में अखिल अपने भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण सबकी डांट सुनने का आदी था। लेकिन नितिन 2 बहनों का इकलौता भाई होने के कारण लाडला पुत्र था। उसके बर्दाश्त की सीमा जब खत्म हो गई तो एक रात वो वापस घर ही नहीं आया। सब जगह फ़ोन कर पिंकी हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। सुबह ननंद का फ़ोन आया कि वो हमारे घर में है। कानपुर से लखनऊ की दूरी महज 2-3 घंटे की तो है। सारी रात वो कहाँ था, इसका कोई जवाब ननंद के पास भी नहीं था। फिर तो हर 15 दिन में बिना बताए वो गायब हो जाता और पूछने पर तलाक की धमकी देने लगता। कभी कहता, कौन सा सुख है इस शादी से, अंधी लड़ाका सास और बेवकूफ़ पत्नी, न दिन में चैन और न रात में। पिंकी के शादीशुदा जीवन में तलाक की काली छाया मंडराने लगी थी। वो अक्सर मेरे सामने रो पड़ती। आंटी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उस दिन उनकी चीख पुकार सुनकर मैं उनसे मिलने चली गई। पता चला पिंकी की छोटी बेटी भूमि की गेंद उछलकर उनके कमरे में चली गई। बस इतने में ही उन्होंने घर सिर पर ले रखा था। पूरा कमरा धोया गया। दरवाजे, खिड़की, पर्दे, चादर सब धुलने के बाद ही उन्हें संतुष्टि हुई। पिंकी ने बताया वो अपनी बेटियों को सिर्फ सोते समय ही माँ के कमरे में ले जाती है। बाकी समय वो अपना कमरा बंद कर बैठी रहती हैं ताकि दोनों बच्चियाँ उनके सामान को हाथ ना लगा सकें। वैसे सुभी 6 साल की हो गई है और बहुत समझदार भी है। वो दिन में तो स्कूल चली जाती है और शाम को दूसरे कमरे में ही बैठकर अपना होमवर्क करती है या फिर बाहर ही खेलती रहती है। लेकिन भूमि थोड़ी शैतान है। उसे नानी का बंद कमरा बहुत आकर्षित करता है। वो उसमें घुसने के मौके तलाश करती रहती है। आज जब माँ रसोई तक उठ कर गई तो दरवाज़ा खुला रह गया। भूमि ने अपनी गेंद उछालकर नानी के कमरे में डाल दी, फिर भागकर उठाने चली गई। क्या कहूँ इसे, 3 साल की छोटी बच्ची से ऐसा क्या अपराध हो गया जो मेरी माँ ने हम दोनों को इतने कटु वचन सुना दिए। तभी आंटी कमरे से निकलकर मुझसे उलझ पड़ी। तुम्हारी माँ ने तो तुम लोगों को
कोई साफ सफाई सिखाई नहीं है। मैंने पिंकी और रमा को कैसे काम सिखाया मैं ही जानती हूँ, मगर अपनी औलादों को ये कुछ ना सिखा सकी। मैं मर क्यों नहीं जाती? क्या यही दिन देखने बाकी रह गए थे? बेटियों के रहमो करम पर पड़ी हूँ। इसी बात का फ़ायदा उठाकर सब मुझे परेशान करते हैं। पिंकी, तेरी भी 2 बेटियां हैं। तू भी जब मेरी स्थिति में आएगी ना, तब तुझे पता चलेगा। ये सब सुनकर मैं सन्न रह गई। ऐसा अनर्गल प्रलाप, वो भी अपनी बेटी के लिए। पिंकी अपनी बेटी को गोद में लेकर मुझे छोड़ने गेट तक आ गई। ऐसी माँ देखी है कभी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जी रही हो? मैं क्या जवाब देती? नितिन भी परेशान हो चुका है इनकी हरकतों से। हमारे दाम्पत्य जीवन में भी सन्नाटा पसरा रहता है। जरा भी आहट पा कमरे के बाहर माँ कान लगाकर सुनने को खड़ी रहती हैं कि कहीं हम उनकी बुराई तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे माहौल में हमारे संबंध नॉर्मल कैसे रह सकते हैं? अब तो नितिन को भी घर से दूर भागने का बहाना चाहिए। पता नहीं अपनी बहनों के घर जाता है या कहीं और। किस मुंह से उससे जवाब तलब करूं? जब अपनी माँ ही ऐसी है तो दूसरे से क्या उम्मीद रखना? आंटी का सनकीपन बढ़ता ही जा रहा था। उस दिन सुभी का जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए पिंकी और उसकी माँ में पहले ही बहुत बहस हो चुकी थी। आंटी का कहना था, घर में बच्चे आएंगे तो यहाँ वहाँ दौड़ेंगे, सामान छुएंगे। पिंकी ने कहा, तुम 2-3 घंटे अपने कमरे को बंद कर बैठ जाना, ना तुम्हें कोई छुएगा ना ही तुम्हारे सामान को। जब आंटी की बात पिंकी ने नहीं सुनी तो वे बहुत ही गुस्से में आ गई। जन्मदिन की तैयारियों में जुटी पिंकी की उन्होंने कोई मदद नहीं की। मैं ही सुबह से 2-3 बार उसकी मदद करने को जा चुकी थी। शाम को सिर्फ 10-12 की संख्या में बच्चे एकत्रित हुए और 2-2.5 घंटे में लौट गए। आंटी कमरे से बाहर नहीं आई। 8 बज गए तो पिंकी ने आंटी को डिनर के लिए पुकारा। तब जाकर वे अपने कोप भवन से बाहर निकली। शायद उन्हें जोरों की भूख लग गई थी। वे अपनी कुर्सी लेकर आई और बरामदे में बैठ गई। तभी नितिन अपने किसी मित्र को साथ लेकर घर में पहुंचा। उन्हें अनदेखा कर पिंकी से अपने मित्र का परिचय कराकर वह बोला, ये मेरे बचपन का मित्र विशाल है। आज अचानक गोल मार्केट में मुलाकात हो गई, इसीलिए मैं इसे अपने साथ डिनर पर लेकर आ गया कि थोड़ी गपशप साथ में हो जाएगी। पिंकी दोनों को खाना परोसने को उठकर रसोई में पहुंची ही थी कि बरामदे से पानी गिराने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। आंटी साबुन और पानी की बाल्टी लेकर अपनी कुर्सी व बरामदे की धुलाई में जुट गई थी। दरअसल विशाल ने बरामदे में बैठकर सिगरेट पीते समय आंटी की कुर्सी का इस्तेमाल कर लिया था। आंटी रसोई से खाना खाकर जब निकली तो विशाल को अपनी कुर्सी पर बैठा देख आग बबूला हो गई और फिर क्या था, अपने रौद्र रूप में आ गई। विशाल बहुत खिसियाया। नितिन और पिंकी भी मेहमान के आगे शर्म से गड़ गए। दोनों ने विशाल को माँ की मानसिक स्थिति ठीक ना होने का हवाला देकर बात संभाली। दरअसल आंटी अपने पति की मृत्यु के बाद से खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। वे ज़्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण हीन भावना से ग्रस्त रहती। दूसरे लोगों से यह सुन सुनकर कि तुम्हारा कोई बेटा ही नहीं है, उन्होंने अपनी पकड़ बेटियों पर बनाए रखने के लिए जो चीख पुकार और धौंस दिखाने का रास्ता अख्तियार कर लिया था, वह बेटियों को बहुत भारी पड़ रहा था। एक दिन आंटी रात में टॉर्च जलाकर घूम रही थी कि किसी सामान में उलझ कर गिर पड़ी। उनके सिर में अंदरूनी चोट आ गई थी। उस दिन से जो बिस्तर में पड़ी तो उठ ही न पाई। 6 महीने गुजर गए। लगता था कि अब गई कि तब गई। इसी बीच नितिन का भी तबादला दिल्ली हो गया। पिंकी ने अपनी माँ को एम्बुलेंस में दिल्ली ले जाने का फैसला कर लिया। जब वे जा रही थी तब यही कह रही थी, पता नहीं वे दिल्ली तक सही सलामत पहुँच भी पाएंगी या नहीं। मौका पाते ही मैंने पिंकी को फ़ोन लगाया और हालचाल पूछे। उसने बताया, यहाँ दीदी के ससुराल वालों का बहुत बड़ा पुश्तैनी घर है। मैंने भी इसी में
एक हिस्से को किराए पर ले लिया है। अब हम दोनों बहनें मिलकर उनकी देखभाल कर लेती हैं, अपनी अपनी सुविधा अनुसार। और तुम्हारे पति का मिजाज कैसा है? उनकी तो एक ही समस्या रहती थी, हमारी प्राइवेसी की। वो यहाँ आकर सुलझ गई। मैं भी अपने पति और बच्चों को पूरा समय दे पाती हूँ। उसकी आवाज़ की खनक मैं महसूस कर रही थी। और आंटी खुश हैं कि नहीं, या हमेशा की तरह खींचती रहती हैं? माँ को तो अल्जाइमर रोग लग गया है, वे सब कुछ भूल जाती हैं। कभी कभी कुछ बातें याद भी आ जाती हैं तो थोड़ा बहुत बड़बड़ाने लगती हैं। वैसे अमूमन शांत ही रहती हैं। अब वे ज़्यादा बातें नहीं करती, बस उनका ध्यान रखना पड़ता है कि वे अकेले ना निकले घर से। यहाँ दीदी के ससुराल वालों का पूरा सहयोग मिलता है। तुम्हारी माँ धन्य हैं जो इतनी समझदार बेटियाँ मिली हैं उनको। मैं तो हमेशा माँ की जगह पर खुद को रख कर देखती थी और इसीलिए शांत मन से उनके सारे काम करती थी। वृद्ध होने पर इंसान बच्चों जैसी हरकतें करता है। जितने शांत मन से बच्चों को संभालना चाहिए उतना ही अपने बुजुर्गों को भी। फिर मेरी भी 2 बेटियां हैं। माँ पहले ऐसी नहीं थी। पापा का अचानक जीवन के बीच भंवर में छोड़ जाना वे बर्दाश्त ना कर सकी और मानसिक रूप से निर्बल होती चली गई। शायद वे अपने भविष्य को लेकर भयभीत हो उठी थी। चलो अब सब ठीक है, जैसी भी हैं आखिर वे हमारी माँ हैं और माँ सिर्फ माँ होती है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।